जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 31 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आज के नहीं, बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा क्लास है आपकी संडे की, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स थे, 4 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं 27 अगस्त 2025 की पीडीएफ के, और फिर 2 टॉपिक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं 18 अगस्त 2025 की पीडीएफ से। तो ये 4 टॉपिक्स हम लोग आज के लेक्चर में जो है वो कवर अप करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को रेगुलरली देखिए आप, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कीजिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओबी, ईओ, यूपीएससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की आपकी प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। और गाइज, अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिए, क्योंकि टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, प्लस उसके बाद फिर आपको जो है वो किस चीज पर टारगेट करना है, जो चीज मैं लिखवाऊंगा उस चीज के ऊपर, है ना, क्योंकि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवाता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आइए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जिसमें एक लेटेस्ट सुधार का प्रपोजल रखा गया है। बेसिकली होता क्या है गाइस, ये प्रपोजल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो सिर्फ इस टॉपिक को जो है वो मेनली सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, इसमें ज्यादा नोट्स बनाने नहीं है, क्योंकि जब तक चीजें कंप्लीट फाइनल ना हो जाए तब तक वो चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। बट यस, फिर भी आपको इस प्रकार के प्रपोजल की जानकारी रखना जरूरी है। तो सेबी ने जो है वो एक प्रपोजल अनाउंस किया है, प्री आईपीओ शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का प्लान। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप जानते हो उस चीज के बारे में कि क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि आईपीओ की डेफिनेशन क्या है? सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो कोई कंपनी जब पहली बार अपना शेयर जो है वो जारी करती है, या फिर पहली बार जो लॉन्च कर रही है अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है, इसमें घोटाले भी कई बार होते हैं। यानी कि एक्चुअल आईपीओ लिस्ट होने से पहले ही कई सारे लोगों को अलॉट कर दिया जाता है इंटरनली, जैसे दोस्तों यारों को या कंपनी के खास लोगों को, है ना, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इस रेट पे जो है वो आईपीओ जो है वो आएगा, या आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म है, आपके नाम पर शेयर तो कंफर्म है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार का आप कह सकते हो कि करप्शन, चीटिंग है एक प्रकार की पब्लिक के साथ, कि आप शो कर रहे हो कि आईपीओ जो है वो रिलीज हो रहा है, बट एक्चुअल में आपकी सेटिंग पहले से ही है ना। तो इसी मुद्दे को जो है वो सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, इसी मुद्दे में सुधार लाने के लिए सेबी जो है उसने ये प्रपोजल रखा है कि प्री आईपीओ शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है। आईपीओ के पहले भी कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं, राइट, ऑब्वियसली बात है, ग्रे मार्केट में, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, और ग्रे मार्केट हमेशा इनफॉर्मल रहती है, अनरेगुलेटेड रहती है। तो आपको क्या लगता है कि आईपीओ के पहले शेयर्स का ग्रे मार्केट में ट्रेड करना इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की क्यों हो सकता है? मतलब क्यों हम नहीं चाह रहे कि भाई ग्रे मार्केट में जो है वो लोग शेयर्स परचेज सेल जो है वो ना करें, राइट? तो क्यों रिस्की है बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए ग्रे मार्केट में ट्रेड करना? मुझे बता सकते हैं? तो अच्छी बात है ना कि भाई इंसान की सेटिंग हो गई, पहले से उसको पता लग गया। 3 पॉइंट्स बताओ कि क्यों रिस्की है, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है इस चीज पे। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो इसके बारे में बता देता हूं कि सेबी के चेयरपर्सन ने कैपिटल मार्केट समिट मुंबई में प्रपोजल दिया है कि एक रेगुलेटेड वेन्यू क्रिएट किया जाए जहां कंपनीज के शेयर्स आईपीओ से पहले ट्रेड हो सके। तो ये बोल रहे हैं कि एक अलग से हम लोग जो है वो ऑफिस क्रिएट करेंगे जहां पर कंपनी के शेयर जो है वो मतलब ये एक प्रकार से ऐसी चीज सामने रखी है कि आप एक काम करो कि अगर आपको आईपीओ के पहले ट्रेड करना है ना, तो आप जो है वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हो। हम एक ऑफिस खोल देंगे उसका मुंबई में, आप वहां पर आओ, बता दो कि भाई अभी आपका आईपीओ आपने लॉन्च नहीं किया, बट आपको इस फलाना फलाना व्यक्ति को जो है वो शेयर्स देने हैं अपनी कंपनी के, तो आप वैसा कर सकते हो, है ना। तो ये एक प्रपोजल है ना। ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रे मार्केट को रिप्लेस करना है और ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेकर आनी है। इससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, है ना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये चीजें हैं, और फेयर प्राइस डिस्कवरी होगी, शेयर के जो प्राइस है वो फेयर जो है वो रहेंगे, है ना। ये लिखा हुआ है फेयर प्राइस, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनना है इस टॉपिक को आपको। टैक्सेस भी सही तरीके से जो है वो फाइल किए जाएंगे, रिटर्न्स वगैरह, कंप्लायंसेस वगैरह प्रॉपर फाइल होंगे। अब सुनो, ग्रे मार्केट जो है वो क्या है? तो ग्रे मार्केट एक इनफॉर्मल सिस्टम होता है जहां आईपीओ बाउंडेड कंपनीज के शेयर्स बायर सेलर्स के बीच प्राइवेटली ट्रेड होते हैं, है ना। यानी कि
पब्लिक में लॉन्च होने से पहले प्राइवेटली कंपनी और जो खरीद रहा है बायर जो है उसके बीच में शेयर ट्रांसफर होगा। ये सिस्टम रेगुलेटरी अथॉरिटीज के कंट्रोल में नहीं आता है। एग्जाम्पल टाटा कैपिटल, एनएसई, यूनिकॉर्न, जो स्टार्टअप्स के शेयर जो है वो ग्रे मार्केट में एक्टिवली ट्रेड भी होते हैं, पता है आपको। तो इसको रोकना जरूरी है। क्यों रोकना जरूरी है? तो मैं आपको जो बता रहा था, एक तो पहली चीज अनऑफिशियल प्राइसिंग होती है, आईपीओ वैल्यूएशन जो है वो खराब हो जाती है इस चीज के चलते, है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा फ्रॉड हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। भाई कोई जब अथॉरिटी रेगुलेट ही नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी के 50 लाख के शेयर खरीद लिए, लेट्स से एन एग्जांपल, है ना, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है आईपीओ जब ये लॉन्च करेगी तो मेरे को तो बहुत बेनिफिट होगा, 10 गुना ज्यादा बेनिफिट होगा, 50 लाख के मैं 5 करोड़ बना लूंगा। ऐसा सोच के किसी ने आपको जो है वो टोपी बना दी और 50 लाख रुपए आपने कंपनी को जो है वो दे दिए। बाद में कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि उसने आपको शेयर दिया, तो आप लड़ने के लिए किसके पास जाओगे? कोई अथॉरिटी नहीं है ना। बट वहीं अगर आपने कोई शेयर जो है परचेज किया, घोटाला हुआ, तो आप सेबी के पास तो रिपोर्ट कर सकते हो। कम ऑन। तो गेम पूरा यही है कि भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी होना जरूरी है। इसमें कई बार क्या होता है कि टैक्सेस, सरकार को भी नुकसान होता है, टैक्सेस वगैरह जो है वो मैनिपुलेट किए जाते हैं ऐसी चीजों के चलते। ठीक है, तो अब सेबी ने जो ये प्रपोजल रखा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है भाई कि जो भी प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस जो निकल कर आए वो आईपीओ का डिमांड और सप्लाई के आधार पर आए। ऐसा नहीं कि पहले ही आईपीओ जो है वो परचेज कर दिए, सेल आउट कर दिए, तो उसके कारण प्राइस जो है वो गड़बड़ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी, है ना, सेफ्टी जो है वो मिलेगी इन्वेस्टर्स को कि मैनिपुलेट नहीं होगा, किसी प्रकार की फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस उनके साथ नहीं होगी। तो ये बेसिकली मेन मुद्दा है। सेबी के सुपरविजन के अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। तो ये चीजें हैं। तो ये स्टेप इंडिया के कैपिटल मार्केट सुधार में एक काफी अच्छा माइलस्टोन हो सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस इसमें इंप्रूव होंगे। स्टार्टअप्स और अनलिस्टेड कंपनीज को स्ट्रक्चर्ड प्री लिस्टिंग इकोसिस्टम मिलेगा, यानी कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर ग्रे मार्केट की जगह वो डायरेक्टली अपने आईपीओ से पहले ही शेयर्स की जो है वो ट्रेड करवा सके। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया की मार्केट क्रेडिबिलिटी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और स्ट्रांग होगी और बेहतर होगी, है ना। बट चैलेंजेस भी है। ग्रे मार्केट जो है वो, इसको रेगुलेट करना इतना इजी नहीं होता। कंपनीज और इन्वेस्टर शुरू में पीछे हटते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट बहुत क्विक है और इनफॉर्मल होता है। उन लोग का थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो हो जाता है। बट इस छोटे से बेनिफिट के कारण अगर कभी बड़ा फ्रॉड हो जाए ना तो बहुत दिक्कत होती है, और होता भी ऐसा लोगों के साथ। तो इसलिए हमेशा एक चीज पर ध्यान देना जो है वो जरूरी है। अपने आप को, भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा लगे, बट अपने आप को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो जिंदगी भर की कमाई जो है वो पानी में मिल जाएगी, उसको आप क्लेम बैक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई लीगल दायरे के अंदर आएगी। उल्टा खुद ही फंस जाओगे कि आप ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2025 के सर्वे के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि यहां पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है। 213 क्रोकोडाइल्स जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 125 अडल्ट हैं, 88 जुवेनाइल्स हैं और 23 हैचिंग्स में शामिल है। हैचिंग्स का दिखा जाना खास बात यह है क्योंकि नॉर्मली ये रेयर होती हैं सुंदरबंस में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंजर्वेशन मेजर सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में, और थैंक्स टू अवर पॉलिसीज जिसने क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन को कंजर्व करने में और बढ़ाने में जो है वो एक अच्छा योगदान दिया। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का आप ये साइंटिफिक नेम लिख लो, कई बार ये साइंटिफिक नेम स्टेट पीएससी वगैरह पूछ लेती है। ये दुनिया के गाइस सबसे बड़े लिविंग रेप्टाइल होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लिविंग रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये एक एपेक्स प्रेडेटर है जो समुद्र के या पानी के इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। मेल जो होते हैं वो फीमेल से काफी बड़े होते हैं, कभी कभी 1000 किलो तक इनका वेट होता है और 6 मीटर से ज्यादा इनकी जो है वो लेंथ होती है। सोचिए आप इंडिया में कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको मिल जाएंगे सुंदरबंस में, वेस्ट बंगाल, ओडिशा के भी आपको भीतरकनिका में जो है वो नजर आ जाएंगे। इवन अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कोस्टल एरियाज पे भी आपको ये मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, मछलियों को, चिड़ियाओं को, मैमल्स तक का जो है ये शिकार जो है वो कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मरे हुए जानवर जो होते हैं खासकर, और प्रे की पॉपुलेशन जो होते हैं उनको रेगुलेट
करके ये एक्टिविटी इकोसिस्टम को क्लीन और बैलेंस्ड भी रखते हैं। ठीक है, तो बताया ये जा रहा है कि भागब भा, भागवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, तो ये चीज चाहो तो लिख सकते हो आप, भागवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, भागवत, ये वाला यहां पे लिखा है, ये नोट कर लो, भागवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1976 का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। 24 परगनास में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो ये एक इनिशिएटिव था सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को प्रोटेक्ट करने का और कैप्टिव ब्रीडिंग करवाने का, यानी कि उनको एक जगह पर रखकर उनकी ब्रीडिंग, यानी कि उनको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कराओ जो नेचुरल ना हो, केज टाइप का एनवायरमेंट, कि वहां पर रहकर उनकी ब्रीडिंग बढ़ाई जाए। 2022 तक 577 क्रोकोडाइल्स रिलीज किए गए वाइल्ड में। इनकी जीपीएस मैपिंग की जाती है, सर्वे किया जाता है, हैबिटेट मॉनिटरिंग की जाती है, राइट। और यही सब वजह है जिसके चलते सुंदरबंस के अंदर पॉपुलेशन जो है वो काफी बढ़ गई है इनकी। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल गाइस लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, ये जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सुंदरबन भीतरकनिका अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, है ना। ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। ऐसे एक मगर क्रोकोडाइल होता है जिसको इंडियन क्रोकोडाइल बोलते हैं, और एक घड़ियाल होता है, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है, इसके बारे में भी लिख सकते हो। IUCN की रेड लिस्ट में ये मगर जो है वो वल्नरेबल है और घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। चंबल और फिर इसके अलावा सोन नदी की सेंचुरी में, महानदी में, सतकोसिया गॉर्ज, यहां पर जो है वो देखने को मिल जाते हैं ये घड़ियाल। मेरे घर के पास भी एक डैम है जहां पर घड़ियाल काफी ज्यादा पाए जाते हैं, कलियासोत डैम। चलिए, बस यही था, ये दो टॉपिक्स इसके जो है वो हमारे कवर हो गए। अब ये वाला अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के बारे में तो मैं आपको पहले भी जो है बता ही चुका हूं। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, राइट, लिक्विड फ्यूल नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ चुका है हम लोग, है ना। ये वाला भी कवर कर लिया था हमने, ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया था हमने, आउटर स्पेस ट्रीटी, और मैंने आपको बोला भी था कि इसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट, डिटेल में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दैट्स इट। अब नेक्स्ट इन दो टॉपिक्स की तरफ जो है वो चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अब आओ चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, सैटेलाइट इंटरनेट स्ट्रेटेजिक प्रॉमिस का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, ये आ गया। हाँ, चलिए, तो आइए हम जो है वो चर्चा करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल आप कह सकते हो कि छलांग के बारे में, कि हमने टेक्नोलॉजिकल छलांग जो है वो मारी है, और जो इंडिया के लिए गेम चेंजर जो है वो बन सकता है, सैटेलाइट इंटरनेट। तो न्यूज ये है कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अब इंडिया में एंटर करने जा रही है। मतलब अब हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आपको फाइबर केबल से नहीं बल्कि डायरेक्ट स्पेस से ही जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाएगा। अच्छा, इलॉन मस्क ने भी इसी प्रकार का सैटेलाइट इंटरनेट जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया है। क्या नाम है उसका, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं आप मुझे। तो आपको बता दें सैटेलाइट इंटरनेट एक वायरलेस, ये वाली चीज आपको पता होगी, नहीं पता तो उस चीज को लिख लेना, वैसे सुनने वाला ये ज्यादा टॉपिक है। तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट्स, ग्राउंड स्टेशन और यूजर टर्मिनल्स के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करता है। मतलब जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, गांव क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, आइलैंड रीजन्स में रहते हैं, जहां केबल बिछाना बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो वहां पर भी इस सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट इजीली मिलेगा, है ना। तो एक सवाल है आप लोगों के लिए, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, क्योंकि डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। और बाय द वे थैंक यू टू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कंफर्म किया, ईशा ठाकुर ने, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग बॉबी। मैं एक बार आंसर जो है वो देख लेता हूं। बाकी आप लोग के कमेंट्स तो गाइज मैं रेगुलरली जो है वो देखता हूं, आप कमेंट्स अपने आंसर्स जो है वो किया करो, रेगुलरिटी अपनी मेंटेन रखो। यस, कि वॉइस का इशू आ रहा था, अब नहीं आएगा, क्योंकि उस समय इशू जो है वो इसलिए आ रहा था क्योंकि माइक मेरे हाथ में रहता था। अब मैंने क्या कर दिया, उस माइक को हटा दिया, मंडली वाले माइक को। अब मैं एक और वो लेके आ गया हूँ, क्या बोलते हैं, देखो इस तरीके का है, मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? अच्छा, अभी कैसे दिखूंगा, ये तो वो बंद करके रखा है अपन ने। अरे बाप रे, तो मैं बड़ा डरावना सा लग रहा हूँ, रुको इसको हटा देते हैं। अरे यार, ये तो अपनी शर्ट जो है वो खराब हो गई है। क्रोमा को हटाएं, इसको अपन क्रोमा हटाएं। हाँ, अब दिख रहा हूँ मैं आपको, अब देख रहा हूँ शायद। यस यस यस। तो अब देखो ये वाला माइक जो है वो ले लिया है, तो होपफुली अब
थोड़ा सा जो है वो ठीक लगे आवाज वगैरह। चलो वापस आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। कैमरे को बंद करो भाई, कैमरे के फ्लैप को बंद करो। बड़ा रिस्की होता है भैया आजकल, प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग के लिए तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है ये सब, बहुत ज्यादा रिस्की है। चलिए भैया, तो अब मैं आपको क्या बता रहा था, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के सवाल मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं थी न्यूज यार, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है वो इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, बस उसी से रिलेटेड टॉपिक था ये, पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अब इस सैटेलाइट इंटरनेट का उपयोग जो है वो गाइस पता है बहुत सारी चीजों में होगा। एग्जाम्पल, आप जो है वो जैसे जिन एरियाज पे ब्रॉडबैंड नहीं जा सकते हैं उस एरियाज पे आप ब्रॉडबैंड लगा सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा भाई, ठीक है। पता है आपको, जब हुरिकेन हार्वे में 70% सेल टावर्स गिर गए थे तब भी सैटेलाइट इंटरनेट चलता रहा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इसका कोई लेना देना नहीं है ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के उससे। तो जब साइक्लोन्स या ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा तो भी इंटरनेट सर्विसेज मिलती रहेंगी, तो ये उसका फायदा है। डिफेंस में इसका फायदा है, आपको सिक्योर ये मिलेंगे, कनेक्शन कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, है ना, अच्छी बेहतर इंटेलिजेंस जो है वो हासिल कर सकते हो। हेल्थ केयर में इसका बहुत बेहतरीन फायदा जो है वो आपको मिल सकता है, टेलीमेडिसिन जैसे हो गई ना, इन एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में आप इलाज पहुंचा सकते हो, है ना। एविएशन, शिपिंग, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इन सब में फायदा मिलेगा, तो बड़े फायदे हैं इसके। बढ़िया नुकसान भी है, चैलेंजेस भी, एक तो कॉस्टली बहुत ज्यादा है, मंथली $50 का खर्चा आ सकता है इसमें, क्योंकि ये थोड़े महंगे रहे हो पड़ते हैं। बट पता है अगर इसको आप कम्युनिटी के हिसाब से लो, जैसे एक गांव के अंदर एक अपन ने वो ले लिया कनेक्शन और उसको वाईफाई से जो है वो कर दिया, शेयर कर दिया, तो ये सस्ता जो है वो पड़ सकता है ना, शेयरिंग के उस पर सस्ता पड़ सकता है। इसी के बारे में मैंने पहले भी जो है आपको बताया भी था कि इस तरीके से हम लोग जो है वो कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं और रिमोट एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। बट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जो है वो आप खुद अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो एनहेंस करें, इंप्रूव करें, है ना, ठीक है। ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये इसमें तो आधी मतलब ज्यादा नहीं लिखी है, बट आप आज का एक टास्क है आपके लिए, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट, इसके बीच के डिफरेंस जो है वो बस आपको बताने हैं, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट आपने सुना होगा, है ना। अच्छा एक और चीज लिखना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके बीच के भी डिफरेंस आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये फिर से रिपीट हो गया कि इन सब एरिया, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सिविलियन पर्पस में, यानी कि जो एरियाज अंडर सर्व्ड हैं तो उसमें वहां पर इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। स्पेस इकोनॉमी को मजबूत बनाने में इसका उपयोग जो है वो होगा। चैलेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताया कि लगभग $50 का जो है वो खर्चा स्टार्टिंग में हर महीने का जो है वो आ सकता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का भी इसका खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग खुद की अपनी उस पर काम करें, इंडिजीनियस, स्वदेशी आत्मनिर्भरता पर, है ना, तब इसको कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं नए नए इनोवेशन के थ्रू। चलिए अब एक प्राउड मूवमेंट की बात करेंगे हम लोग। इंडिया जो है वो 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स होस्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, लिख लो। 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, तो ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है 2025 साल में। इसमें 64 कंट्रीज के 300 से ज्यादा यंग एस्ट्रोनॉमर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था साइंटिफिक थिंकिंग, ऑब्जर्वेशनल स्किल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मतलब आपको दिखाई दे रहे हैं 64 कंट्री के 300 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉमर्स आए, उन्होंने साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने की बात करी कि हम थॉट प्रोसेस अपनी जो रखें वो साइंटिफिक रखें, स्किल्स जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पर फोकस जो है वो करें, यस, जिसकी रिक्वायरमेंट है वैसी स्किल्स जो है वो डेवलप करें, और इंटरनेशनली एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी वाले एरियाज में कोलैबोरेट करें। तो ये इन चीजों पर जो है वो चर्चा में लिख लेना, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये है क्या। तो गाइज ये एक ग्लोबल कंपटीशन होता है ना, एक बहुत ही आप कह सकते हो कि जाना माना प्रेस्टिजियस ग्लोबल कंपटीशन है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। किन के लिए? हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ये भी लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में।
जो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑब्जर्वेशनल साइंस जैसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। 18वां एडिशन जो है वो इसका बॉम्बे में हुआ, मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन के साथ। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे लिख लो आप, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस इवेंट ने इंडिया के साइंटिफिक प्रोग्रेस को भी हाईलाइट किया। आर्यभट्ट ने इस धरती के रोटेशन का कंसेप्ट दिया था, पता नहीं आपको? धरती रोटेट करती है, इसका कंसेप्ट कौन लेके आया है? इंडिया के आर्यभट्ट। मॉडर्न ऑब्जर्वेशन की लद्दाख में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हमने सेटअप करी है, पता नहीं वाली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हमने जो है वो लद्दाख के अंदर सेट करी है, 4,500 मीटर की हाइट पे। पुणे के अंदर हमारा जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप हमने सेटअप किया है। तो ये सब अभी लेटेस्ट एडवांसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अभी भी स्टेम की फील्ड में हम जो है वो काफी पीछे हैं। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। यस, ठीक है, बस और कुछ नहीं था इसके अंदर, तो इस पे हम लोग को काम करने की जरूरत है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव, ये बेसिकली इंटरनेशनल जर्नल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को। यानी कि इंटरनेशनल न्यूज जो है, इनोवेटिव न्यूज, वो फ्री में जो है वो उसका एक्सेस जो है वो मिलेगा। तो युवाओं को हम एनकरेज करें कि भाई वो स्टेम फील्ड में जो है वो आगे बढ़ें, नए नए इनोवेशंस करें, है ना। हम ग्लोबल लेवल पर कोलैबोरेट करें दूसरी कंट्रीज के साथ, स्पेस साइंस और एजुकेशन को प्रमोट करें, है ना, मजबूत बनाए इंटरनेशनल साइंटिफिक पार्टनरशिप हमारी। बस दैट्स इट, यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है। हाँ, अब देखो ये वाला पॉइंट लिखो आप, अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस। अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि ये वायरल डिजीज नहीं है। पहला पॉइंट लिखो आप कि ये एक पैरासिटिक डिजीज है। क्या है? कौन सी डिजीज है? पैरासिटिक डिजीज। पैरासिटिक डिजीज ये हम लोग को देखने को मिलती है, किसके कारण होती है? मैं इसके सोल्यूशन ही दिखा देता हूं आपको। ये कहा गया, हाँ, ये एक पैरासिटिक डिजीज है, किसके कारण होती है? तो ये भी लिख लो, ट्राइपेनसोमा ब्रूसी के कारण होती है। और मक्खियां वगैरह जो होती है ना, तो उनसे जो है ये ट्रांसमिट होती है। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। ये बीमारी है एक प्रकार की, ठीक है, ब्रेन को अफेक्ट करती है और स्लीप पैटर्न्स को खराब कर देती है। इसको स्लीपिंग सिकनेस जो है वो नाम दिया गया है, स्लीपिंग सिकनेस। दवाइयां होती है अलग अलग प्रकार की, इन दवाइयों के नाम जो है वो लिख लो आप। ये फ्री में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रही है। तो स्लीपिंग सिकनेस करके एक बीमारी है, अफ्रीकन ट्राई पैनोसोमियासिस, इंसोम्निया बोलते हैं ना अपन, पैनोसोमियासिस। नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। नशा मुक्त भारत अभियान, नशे को छुड़वाने के लिए अभियान हम लोग को देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है गाइस, ठीक है, ये याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट जो है वो किया जाता है। यस, और सपोर्ट इसको नेशनल ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का मिलता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नहीं, नेशनल ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ये इसके सोल्यूशन दिए हुए हैं, दैट्स इट। और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है श्रेष्ठ इनिशिएटिव से रिलेटेड। पहले रिसर्च करना बढ़िया से, पढ़ना इसके बारे में, फिर इसका आंसर जो है वो बनाने की कोशिश करना 150 से 250 वर्ड्स में। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। बाकी हमारे कोर्सेस आप ले सकते हैं, जहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।